हेलो एवरीवन। अब प्रीलिम्स हो चुका है और सभी लोगों ने अपना स्कोर भी चेक कर लिया है। सभी लोगों ने बहुत सारे वीडियोस भी देख लिए हैं कि यूपीएससी ने क्या क्या आप लोगों के साथ गलत किया है। लेकिन फिलहाल हमारे हाथ में जो चीज़ है, जो कंट्रोल में हमारे है, हमें उस पर काम करना है कि क्या नेक्स्ट है। इसलिए ये वीडियो बहुत छोटा मैं रखूंगा, लेकिन ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे किसी का प्री हुआ हो या होने वाला हो या नहीं होने वाला हो। इस 10 मिनट की वीडियो में बहुत सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा, इसलिए इसको ध्यान से देखना। यहाँ पे मैंने लिखा है व्हाट नेक्स्ट। एक्चुअली जो एक्चुअल गेम प्लान है वो अब शुरू होता है। मैं इसको एक्चुअल गेम प्लान अभी क्यों बोल रहा हूँ, चाहे प्री पास हो या फिर नॉट पास, मैंने यहाँ पे वर्ड फेल नहीं लिखा है। प्री में कोई अगर पास होगा या नहीं होगा, दोनों केसेस में मेंस 2026 की ही तैयारी करनी है आने वाले 3 मंथ्स। इस पे हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्चुअली प्री और मेंस में हल्का हल्का क्या डिफरेंस होता है, कुछ मेजर डिफरेंस भी होता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आने वाले 3 मंथ्स में कौन सी प्रायोरिटी होगी सभी के लिए, किसी एक के लिए नहीं। यानी कि प्री हो या ना हो, सभी के लिए 3 मंथ्स क्या होने वाले हैं। 3 मंथ्स में सब्जेक्ट की प्लानिंग क्या होगी, आंसर राइटिंग में आपको कैसे करना है, और अभी आने वाले 15 दिनों में आपका क्या टाइम टेबल होना चाहिए, ताकि जब तक रिजल्ट आता है तब तक आप टाइम वेस्ट ना करें। मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आपको घूमना है, कुछ भी मस्ती करनी है, थोड़ा रेस्ट लेना है, तो मुझे लगता है मेंस के बाद सितंबर में आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा। उस टाइम पे मैं खुद भी बोल दूंगा कि अब आप रेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर अभी इतनी मेहनत की है और अब अचानक से आप फिर पढ़ने के लिए बोल रहे हो, फिर दौड़ने के लिए बोल रहे हो। बट ये रेस एक्चुअली बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी बहुत कम दिन बचे हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने ये कुछ बनाया है कि प्री में हमेशा जिगजैग चीजें होती हैं, मेंस में लेकिन हर बार इंप्रूव होता है। इसका क्या मतलब है, आपने देखा होगा कि कई बार बहुत सारे टॉपर्स भी एक बार प्री निकालते हैं, फिर दूसरी बार प्री नहीं निकालते हैं, फिर तीसरे नंबर में प्री निकाला, फिर चौथे में नहीं निकाला। ऐसा हर साल आपको हर टॉपर की कहानी में मिल जाएगा कि प्री एक बार निकल गया, दूसरी बार नहीं निकला। पर मेंस में 99% टाइम ऐसा नहीं होता। अगर मेंस एक बार निकला है तो दूसरी बार निकलता ही है, क्योंकि मेंस में काफी सर्टेनिटी है। हालांकि मैं एक चीज यहाँ पे बोल दूं कि जितने भी बच्चे और जितने भी कोचिंग वाले ये अनसर्टेनिटी वर्ड ऐड करते हैं, और ये जो प्री का पेपर है इसको भी बहुत ज्यादा अनसर्टेन बोला जा रहा है अनसर्टेन। आप, मुझे लगता है कि मेंस में भी अनसर्टेनिटी के लिए रेडी रहिए। मुझे प्लीज बता दीजिए कि क्या होगा अगर मेंस का पैटर्न एकदम से चेंज हो जाए। क्या होगा अगर एस से 2 की जगह 4 आ जाए, क्या होगा 2 की जगह 1 आ जाए, क्या पता नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाए, क्या पता मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीजों के लिए आपको पहले से तैयार होना चाहिए। जब आप एग्जाम हॉल में जाते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि कुछ भी हो सकता है, और ऑन द स्पॉट जो बहुत ज्यादा स्पॉन्टेनियस होगा, जो बहुत जल्दी एक्शन लेगा, डिसाइड करेगा, सिलेक्शन उसी का होगा। कल को अगर आप आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, आईआरएस बनते हैं, आपको बहुत बार ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना है। तो पहले से डिसाइडेड चीजें सोच के कि ऐसा ही होना है, ये गलत है। अगर ऐसा होता है तो आपके लिए अच्छी चीज है कि अगर ऐसा ही पेपर आता है जैसा आपने सोचा है, पर जैसा आपने सोचा अगर वैसा नहीं आता तब भी आपको परफॉर्म करना है। सबसे पहला जो गेम का रूल है वो ये है कि आप किसी भी अनसर्टेनिटी के लिए प्री में भी मेंस में भी रेडी रहिए, इंटरव्यू में भी रेडी रहिए। एक खुशखबरी है कि प्री से तो थोड़ा आसान होता है, मेंस में भी बताऊंगा क्यों। देखो, मेंस में एक चीज तो थोड़ा दिक्कत करेगी, मेंस में आपको मेमोराइज करना है। प्री में बहुत ज्यादा मेमोराइज नहीं करना होता, 4 ऑप्शन देख के याद आ जाता है। लेकिन मेंस में आपको फास्ट लिखना है, तो लिखोगे आप फास्ट तभी जब आपको हर चीज एकदम टिप पे होगी। तो मेमोराइज करने का पार्ट यहाँ पे है। दूसरा, यहाँ पे लिखना है, यानी कि अभी तक आपको बिना लिखे काम चल जाता था, पर जिनकी लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, जिनकी हैंडराइटिंग में प्रॉब्लम है, जिनकी लिखने की स्पीड में प्रॉब्लम है, अब ये वाली स्किल भी ज्यादा चेक होगी। यानी मेमोराइजेशन भी ज्यादा चाहिए, राइटिंग तो ऑब्वियसली पूरा मेंस ही राइटिंग है। लेकिन एक अच्छी बात है, यहाँ पे डेलिब्रेट इन्फ्यूजन आप कर सकते हो। डेलिब्रेट इन्फ्यूजन का क्या मतलब है, प्री में जो पूछा गया है आप उससे इधर उधर नहीं हो सकते, पर मेंस में जो पूछा गया है आप कहीं ना कहीं जो आपने पढ़ा है, करंट अफेयर्स का, वर्ल्ड हिस्ट्री का, आप वो चीजें कहीं भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, वर्ल्ड हिस्ट्री में आपने पढ़ा कुछ वर्ल्ड वॉर का या कोई भी सिविल वॉर का, स्लेवरी का, तो वर्ल्ड हिस्ट्री की चीजें आप डेलिब्रेटली, मैंने बोला है डेलिब्रेट इन्फ्यूजन, आप डेलिब्रेटली ये चीजें एथिक्स में यूज कर सकते हैं, एसए में यूज कर सकते हैं, अगर कहीं पेपर 1 2 3 में भी, जहां पे आपको मौका मिले। यानी कि मेंस में ये लिबर्टी आपको मिलती है, प्री में नहीं मिलती। प्री में आप जो पूछा गया एग्जैक्टली वही आपको टिक करना है। अभी फिलहाल 3 मंथ्स का प्लान क्या है, सबसे पहले समझिए 3 मंथ्स नहीं बचे हैं, 3 मंथ्स बिल्कुल नहीं बचे हैं। एक्चुअली 21 अगस्त को पेपर है, तो 85 डेज ही आपके बचे हैं। और अभी 85 डेज में एक्चुअली आपको जितना एफर्ट आपने अभी लगाया है उससे बहुत ज्यादा, उससे बहुत एग्रेसिव, उससे बहुत ज्यादा सस्टेनेबल, नहीं तो मेंस नहीं होगा। जिनका प्री हो रहा है, जिन इंटेलिजेंट बोलूं या जिन हार्डवर्किंग बोलूं या जिन लक्की बोलूं, जिन लोगों का प्री इस बार हो रहा है, कम से कम वो इस बार मेंस निकाल लें। कोई गारंटी नहीं है कि अगली बार प्री निकलेगा। तो इसलिए प्लीज इन 85 डेज में अगर आपने अभी रुके तो फिर कोई चांस नहीं है, यूपीएससी में कोई गारंटी बिल्कुल नहीं है। सब्जेक्ट प्लानिंग के लिए जो मैं बोल रहा हूँ, टोटल मार्क्स मेंस में कितने होते हैं, 1750। इन 1750 में केवल 3 सब्जेक्ट
ऑप्शनल 500 मार्क्स, एसए 250 मार्क्स और एथिक्स 250। तो खुद सोचिए, अगर टोटल 1750 हैं और 1750 में से केवल 3 सब्जेक्ट 1000 नंबर कवर करते हैं, तो अभी फिलहाल आने वाले 15-20 दिनों में आप कोई भी नया सब्जेक्ट और नहीं पढ़ेंगे, पुराना सब्जेक्ट कोई नहीं पढ़ेंगे, ये पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी नहीं पढ़ेंगे अभी आप। ये सबसे, क्योंकि अभी हमें नंबर का, क्योंकि जब आपका पेपर होगा तब आप फिर ये बोलेंगे मुझे ये सब्जेक्ट ज्यादा आता है पर पूछ वो ज्यादा लिया, क्योंकि पूरा का पूरा खेल नॉलेज का है ही नहीं। पूरा का पूरा खेल स्ट्रैटेजी का है कि अभी फिलहाल आपकी स्ट्रैटेजी क्या होती है। इस स्ट्रैटेजी में ये 3 वर्ड, ऑप्शनल, एसए, एथिक्स, जिनका जिक्र हमने पिछले 1 साल में कभी नहीं किया, लेकिन इन 3 महीनों में हर दिन होगा। इन 3 महीनों में यही 3 सब्जेक्ट्स हैं जो किंग हैं। मेरे ख्याल से ये आपको याद हो गया कि अभी अप्रोच केवल फिलहाल सबसे ज्यादा, क्योंकि हमने पढ़ा भी नहीं है बहुत टाइम से। अब एक प्रॉब्लम आती है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग में हमेशा प्रॉब्लम रहती है, सारे के सारे बच्चे चाहते हैं बेस्ट आंसर। देखिए, मैं यहां पे हमेशा बोलता हूं FMB टेक्निक, FMB, फास्ट, मोर पॉइंट्स एंड देन बेटर। बेस्ट मैंने तब भी नहीं बोला, फास्ट, मोर पॉइंट्स एंड बेटर। जो बेस्ट के चक्कर में बहुत धीरे लिखते हैं, सोचते रह जाते हैं, उनका तो सिलेक्शन किसी भी कीमत पे नहीं होना है। और बेस्ट एक्चुअली कभी आता नहीं है। अगर 20 क्वेश्चन मेंस में आएंगे तो 20 में से 4-5 आपके बेस्ट आपके हिसाब से हो सकते हैं। अभी आपको इन दिनों जब करना शुरू करेंगे राइटिंग प्रैक्टिस, जो जिन्होंने कभी नहीं की है, तो आप पहले ये सोचिए कि फास्ट, F, इतना तेज लिखिए कि सबसे पहले आप कोशिश करें कि आपका पेपर पूरा हो जाए। क्योंकि फॉर एग्जांपल एथिक्स का पेपर अगर छूटता है, जो कि थोड़ा रिलेटिवली लेंदी होता है, तो मैं पहले ही बता दूं कि इन सारे पेपर्स में सबसे ज्यादा लेंदी एथिक्स होने वाला है। अगेन प्री की तरह कोई भी अनसर्टेनिटी आ सकती है। अगेन एथिक्स में बहुत बड़ी बड़ी केस स्टडीज आ सकती हैं, 2-2 पेज की आ सकती हैं। फिर सारे कोचिंग वाले और सारे बच्चे फिर बैठ जाएंगे कि ये इतना लंबा पूछ लिया, यूपीएससी ने गलत कर दिया। यकीन मानिए, हर साल चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, कुछ ना कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उसको हैंडल करते हैं, जिनकी स्पीड तेज होती है। सबसे फर्स्ट क्वालिटी मैंने बोला फास्ट, और पहले क्वेश्चन से फास्ट लिखिए, आप वेट मत कीजिए। दूसरा मेंस, दूसरा है मोर पॉइंट्स। कोशिश कीजिए कि किसी भी क्वेश्चन पे जब आप आंसर लिखते हैं तो आप मोर डायमेंशंस टच करें। मैं आपको एक ट्रिक सिखा सकता हूं कि जैसे हमारे GS 1, 2, 3, 4 हैं, आप कोशिश कीजिए कि वो सारी डायमेंशंस, GS 1 में जैसे 3 सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी। GS 2 में जैसे मेनली 2 सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी, IR, गवर्नेंस, ये 2-3। GS 3 में जैसे इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट, ये सब है, टेक्नोलॉजी। और GS 4 में एथिक्स। तो अगर आप ये 10-11 जो डायमेंशंस हैं, अगर हर पेपर में अगर एग्रीकल्चर का कोई क्वेश्चन आ रहा है, करप्शन का कोई क्वेश्चन आ रहा है, किसी भी चीज का, कोशिश करिए कि इन सब डायमेंशन पे भी आप सोचें। जितना मल्टी डायमेंशनल आंसर आप लिखेंगे, तो फास्ट, मल्टी डायमेंशनल, मोर पॉइंट्स, एंड थर्ड है लास्ट में बेटर। बेटर जो है ना, आपको फोकस एक्चुअली इन दोनों पे करना है, फास्ट एंड मोर पॉइंट्स। बेटर आपका अपने आप होने लगेगा। लेकिन अगर आप उल्टा चलेंगे, तो एक बार आप ये ट्रिक अडॉप्ट करके देखिए, और मेरे कहने से बेस्ट के बारे में मत सोचिए। 20 के 20 क्वेश्चन बेस्ट कभी नहीं होंगे। रैंक 1 के भी नंबर बहुत कम आते हैं। और लास्ट, आने वाले 15 दिनों में आप क्या करोगे? इन 15 दिनों में जब तक आप, बहुत सारे बच्चे फिर ये गलती करेंगे, रिजल्ट की अनसर्टेनिटी और रिजल्ट की एंग्जाइटी में परेशान रहेंगे। लेकिन कुछ स्मार्ट बच्चे हैं जो इस टाइम का बहुत बेहतर यूज करेंगे। इस टाइम पे 12 घंटे आपको पढ़ना है। 12 घंटे में 2 घंटे मैंने न्यूज़पेपर लिखा है। जो भी मैंने लिखा है ये एक सजेस्टिव रीडिंग वो है, आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ये मेरा सजेशन है कि इन 15 दिनों में ये सोचने में टाइम वेस्ट ना करके कि होगा क्या, नहीं होगा और क्या करना है, इससे अच्छा है पहले इन 15 दिनों में आप ये कर लें न्यूज़पेपर, और 100% है इसके कीवर्ड्स आप निकाल लें न्यूज़पेपर के। थोड़ा आपको पढ़ना आ जाएगा और थोड़ा आपको नोट्स, क्योंकि जब तक कीवर्ड नहीं निकालेंगे तब तक आप मेंस में यूज नहीं करेंगे। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला है डेलिब्रेट इन्फ्यूजन, यानी ये जो कीवर्ड निकालोगे आप, इनका डेलिब्रेट इन्फ्यूजन पेपर 1, 2, 3, 4 ऐसे ऑप्शनल जहां कर सकते हो वो करो। 2 घंटे न्यूज़पेपर, 1 घंटा ऐसे डेली लिखिए PYQ ऐसे, ओके। और 20 मिनट सोचिए एंड 40 मिनट लिखिए। मैंने आपको थोड़ा पुश करने की कोशिश की है। नॉर्मली यूपीएससी आपको 1.5 घंटा देती है एक एस्से के लिए, पर मैं चाहता हूं आप सिर्फ 1 घंटे में एक एस्से लिखें। जितना आप अपने माइंड को पुश करेंगे, जितना आप अपने माइंड को प्रेशराइज करेंगे कि कम देर में ज़्यादा पॉइंट निकालें, तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा एक्चुअल डे में। तो एक एस्से अभी सिर्फ 15 दिन, क्योंकि 15 दिन के बाद, और ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपने पहले कभी नहीं की हैं। आपने 2 पेज का एस्से फिर भी लिखा हो, लेकिन 10 पेज का एस्से नहीं लिखा है, तो इसलिए ये वाली प्रैक्टिस आपको करनी है। तीसरा, 9 घंटे, 9 आवर्स मैंने दिया ऑप्शनल को। पहले 7 दिन आप ऑप्शनल 1 पढ़ेंगे और नेक्स्ट 7 दिन आप ऑप्शनल 2 पढ़ेंगे। और दोनों ऑप्शनल की कोई भी 2 सबसे अच्छी बुक जो सबसे पहले सिलेबस को कवर करें, और इस वाले ऑप्शनल की भी कोई भी 2 बुक सबसे पहले सिलेबस कवरेज आपका होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है जब बच्चे बेस्ट की तरफ भागते हैं, बेस्ट बुक्स, बेस्ट टीचर, बेस्ट प्लान, इसके चक्कर में डिले होता है। मैंने आपको बोला पहले सिलेबस कवर करो,
क्योंकि आप उस दिन कुछ भी लिख के भी आ जाओगे, कम से कम आपको ये रहेगा मैंने सिलेबस कवर कर रखा है। हम बेटर की तरफ जाएंगे। अभी मैंने सिर्फ 15 दिन के बारे में बोला है। और पीवाईक्यू, ऑप्शनल के पीवाईक्यू, नॉर्मली मैं पीवाईक्यू के सपोर्ट में नहीं होता हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन पीवाईक्यू में 4-5 चीज़ों के मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं। ऑप्शनल, एसए, एथिक्स, ये 3 एंड सी सेट, ये जो 4 एरिया हैं जहाँ पे पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा काम आता है। अब मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि जो मैं इस वीडियो में पहले भी बोल चुका हूं कि जब तक आप इस तरह से प्लान करके जाएंगे कि हमारा प्लानिंग के हिसाब से सब कुछ होगा, तब तो पक्की बात है यूपीएससी निकलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब तक आप अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के लिए भी रेडी नहीं रहेंगे तब तक यूपीएससी नहीं होगा। दूसरा, एसए के लिए आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। जिन बच्चों का प्रीलिम्स निकल रहा है उनके लिए मैं पर्सनली एसए का जो प्रोग्राम निकाल रहा हूँ, एसए श्योर, और इसका जो रिजल्ट है हमने पिछले कुछ सालों में देखा भी है। आपको जो जो टॉपर्स हैं, उन टॉपर्स के वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा कि उन्होंने एसए में कितने, जब स्कोर कम आया है लोगों का, तब भी हमारे स्टूडेंट के एसए में स्कोर कितना अच्छा आया है। एसए में जो कन्फ्यूज़न आपको रहता है कि क्या लिखें, कितना लिखें, कैसे लिखें, कौन चेक करेगा, एसए की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूं कि अगर आपको कहीं से भी कोई दिक्कत है, जिस जिस डिफिकल्ट जो टॉपिक एक्चुअली लोगों को डिफिकल्ट लगते हैं, उनमें भी हम डिफरेंट डायमेंशंस, डिफरेंट कोट्स, एनिक्डोट्स किस तरह से डालनी है, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। अभी आप सिर्फ टेंशन ना लेके पहले पीवाईक्यू जो जो मैंने बताया है, अगर आप उसको हैंडल करेंगे तो आपको खुद लगने लगेगा। लेकिन प्लीज़, जो लोग वेट करने में, एंग्जाइटी में, टेंशन में, कन्फ्यूजन में टाइम वेस्ट करेंगे, उनको बाद में बहुत बड़ी कॉस्ट देनी पड़ेगी। और आपके लिए मैंने बोल दिया, सितंबर में आपको टाइम मिलेगा। और एक चीज़, जिनका प्री नहीं निकलेगा उनको क्या करना है, अगर 21 अगस्त को मेंस है और सपोज उसके बाद जिस जिस डेट को है, तो एक्चुअल मेंस अगर इस डेट को है और उसके बाद फर्दर डेट्स को है, तो जिनका प्री पास नहीं हुआ है उनको उसके नेक्स्ट डे उसी टाइम, अगर ये 9 से 12 है सपोज और ये 2 से 5 है सेकंड पेपर, तो जिनका प्री नहीं निकला है उनको नेक्स्ट डे यानी कि 22 अगस्त को उसी पेपर को 9 से 12 में ही करना है। यानी मैं ये चाहता हूं कि इस बार आप, अगर प्री गलती से नहीं हुआ, अनलक्कीली नहीं हुआ, तो भी आप इन 3 महीनों में कुछ भी और मत कीजिए, क्योंकि बाद में आपको नेक्स्ट ईयर याद आएगा, जब आपका प्री निकलेगा तब आपको याद आएगा कि अब मैं मेंस में रह गया हूं, अब मेंस में मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे लिखना है, कितना तेज लिखना है। तो इस बार प्री हो या ना हो, इन 3 महीनों में आपको अगर प्री होगा तो 21 अगस्त से आपका मेंस चालू है, और अगर प्री नहीं हो रहा है तो आपका 22 अगस्त से मेंस चालू है। लेकिन सारे के सारे बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन सबको मेंस करना है इन 3 महीनों में। और एसए से रिलेटेड जो भी इशू है, मैं पर्सनली आपकी कॉपियां भी चेक करूंगा और मैं पर्सनली आपको बताऊंगा कि आपकी हैंड राइटिंग, ग्रामर, जो भी दिक्कत है। आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ डायरेक्शन मिले, और इन जितनी भी गॉसिप्स अभी चल रहे हैं, जितनी भी बातें चल रही हैं कि टफ हो गया, ये हो गया, 15,000 बच्चे टफ में भी निकालते हैं, वो निकलेंगे। इस साल भी रैंक बनाएगा, इस साल भी टॉपर आएंगे, इस साल भी प्री 15,000 बच्चे निकालेंगे। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि कंपटीशन वाले बच्चे कभी टफ और इजी पे ज़्यादा नहीं सोचते हैं, क्योंकि कंपटीशन में हमेशा टॉप के बच्चे लिए जाते हैं, तो टफ और इजी से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो आई होप कि आपके कुछ डाउट्स सॉल्व हुए होंगे। और एसए के लिए आप 7900447900 पे कॉल कर सकते हैं, और जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी आपकी प्रॉब्लम है मेंस से रिलेटेड, वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, जो भी आपको मेंस से रिलेटेड कोई सपोर्ट चाहिए। थैंक यू सो मच।